दोस्तों आज मैं आप लोग को न्यू कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है भूतिया गांव। और इस कहानी के बारे में है जिसका नाम है महेश। आप अगर भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप भी भेज सकते हैं। तो ये कहानी मुझे महेश ने भेजा है और इस कहानी के लेखक जो हैं वो है विनय शास्त्री। दोस्तों इस कहानी में बहुत ही अजीब घटनाएं और बहुत ही खौफनाक है। शुरू में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आपको 1 मिनट तक, लेकिन जब 1 मिनट जैसे गुजरेगा तो आप लोगों को बहुत ही डरावना और खौफनाक आपको कहानी सुनने में और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को अंतिम तक सुनेंगे और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए इस खौफनाक कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। भूतिया गांव पार्ट 1। आज से 20 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी यानी कि तुम लोगों के दादाजी ने कहा, महेश मेरे पास बहुत काम है, तुम पास के गांव में जाकर सत्यनारायण कथा कर आ। क्या पिताजी आप भी उसी काम को करने को कहते हैं जिसे मैं करना नहीं चाहता? महेश खींच कर बोला, यही करना है तो सांस क्यों पड़ता है? पिताजी ने कहा, महेश कुछ तो समझकर पढ़ना लिखना अलग बात है और पारिवारिक धंधे में हाथ बटाना भी जरूरी है। आखिर बेटा लोग क्यों पैदा करता है? ठीक है पिताजी आप नाराज ना हो, मैं चाहता हूँ। कहकर मैंने साइकिल उठाया और चल पड़ा पास के गांव में सत्यनारायण कथा करने। घर से निकलते वक्त दिन के 10 बज रहे थे। मैंने सोचा कि शाम तक कथा करके वापस आ जाएंगे, परंतु कथा करते करते रात के 9 बज चुके थे और यजमान ने भी कहा कि बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। खाना खाते खाते रात के 10 बज चुके थे। मैं घर की तरह चल दिया, मगर रात के अंधेरे में जैसे गांव से बाहर निकला रास्ते की विष में मृत्यु हो गई। जैसे पुलिया के पास पहुंचा, वहाँ पुलिया पर 4-5 व्यक्ति बीड़ी पीते हुए आपस में बतिया रहे थे। उसमें से एक ने कहा, कौन हो भाई, इधर कहाँ जा रहे हो? रास्ता तो नदी में जाती है, आगे जाकर डूबने का इरादा है क्या? मैंने कहा, नहीं भैया मुझे तो बड़ा गाँव जाना है। दूसरे ने पूछा, अरे बड़ा गाँव जाने का रास्ता तो पीछे छूट गए, अब कोस भर पीछे जाने से अच्छा है। इसी सुबह के किनारे किनारे लगभग आधे कोस चलने के बाद नदी पर बड़ा पुल मिलेगा, उसे पार करके सलमपुर होते हुए बड़ा गांव पहुंच जाओगे। मगर भैया जरा संभल के जाना, सलमपुर और बड़ा गांव के बीच में जो वीरान है वो खतरे से खाली नहीं। चौथा व्यक्ति ने कहा, काहे अनजान भटकते आदमी को डराते हो? ना भैया डरने की कोई बात नहीं, सीधा जाओ, इधर उधर मत देखना, पीछे से आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, खासकर पाठक बागान से गुजरते हुए। बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह दी। मेरे मन ने जवाब दिया, क्यों दादा एक सांस के विद्यार्थी को डराते हो? जिंदा भूत तो इस वीराने में आ नहीं सकता और मरे हुए की क्या औकात। ठीक है शुक्रिया कहकर मैंने साइकिल पुलिया पार कर उल्टे हाथ की तरफ मोड़ दिया। सलमपुर पार करते करते रात के 11:30 बज चुके होंगे। पाठक बागान आकर जो नजारा देखा कैसे बताऊं, रोमांचिक हो जाता है। जैसे उस व्यक्ति ने कहा था उससे बहुत कुछ हटकर था। पीछे जो आवाज आई नहीं, सामने ही 4-5 व्यक्ति आकर खड़े हो गए। हाँ जी पंडित जी, तेरी साइकिल से उतरी। एक ने कहा, डरो न खे हमो इंसान हाई केहू चोर लुटेरा नहीं। दोस्तों ये सब तो भोजपुरी में बात करने लगे। चलिए आगे सुनते कहानी। दूजे ने मूंछ पर हाथ फेरते हुए कहा, आज के जमाने में कोई भूत प्रेत तो होता नहीं। डॉक्टर के गंध वेश धारण के व्यक्ति ने कहा। मैं भी पास आकर साइकिल से उतर गया, फिर निर्भीक होकर उनसे कहा, भाई लोग आप सब कौन हो? इतनी रात के इस वीराने में क्या कर रहे हो और मुझे यहाँ क्यों रोका? मैं पंडित हूँ, तुम्हें कैसे पता? और इतना सारा प्रश्न एक साथ। हमने तो पहले ही बताया कि न हम कोई चोर लुटेरे हैं और न ही भूत प्रेत, हम भी तुम्हारे जैसे इंसान है, पास ही के गाँव में रहते हैं, पैसे से डॉक्टर है। आज मेरे लड़की की शादी है, पंडित जी को ये बुलाने जा रहे थे, आप ही मेरी बेटी का विवाह करा दो ना। उस डॉक्टर जैसे व्यक्ति ने निहारा करते हुए कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मैं पंडित हूँ? मैं कुछ आश्चर्यचकित होते हो पूछा। हमें सब पता है बबुआ, तुम सलमपुर के पंडित रामाधार शास्त्री के पुत्र हो ना। तुमने शहर रहकर विज्ञान की पढ़ाई की। महेश तुम्हारा नाम है तथा पास के गाँव सादीपुर से सत्यनारायण कथा करके आ रहे हैं। उसमें जो बूढ़ा व्यक्ति था मुझसे कहने लगा, सोच लो हम अच्छी दक्षिणा देंगे। एक व्यक्ति ने कहा, फिर भी भरोसा नहीं हो तो जा सकते हो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे अते हुए लक्ष्मी को ठुकराते नहीं, चलो ना करा दो, अच्छी आमदनी भी हो जाएगा, तुम्हारा रात भी कट जाएगा, सुबह होते आराम से अपने घर चल जाना। इसी प्रकार डर का भय भी नहीं होगा। वही बूढ़े व्यक्ति ने फिर कहा, अब मैं भी साथ चलने में ही अपनी भलाई समझकर ठीक है कहकर उनके साथ चल पड़ा। 2-4 फलांग की धुस्सी तय करने के बाद उनके छोटे से गाँव में पहुंचा, जहाँ का नजारा देखकर एक बार तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, पर अपने आप को संभाला। सामने एक स्टेज लगी थी जिस पर एक नर्तक नर्तकी नाच रहे थे और नाचते उनके पैर धरती से नहीं लग रहे थे, मुख से आग
निकल रहे थे। चेहरा मानो शेर का था, हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी, सारा शरीर हड्डियों का ढांचा था। मुझे कांपते हुए देखकर उस डॉक्टर ने कहा, पंडित जी डरना नहीं, ये तो बारात के स्वागत में हमारा बच्चे नृत्य नाटिका भूतिया गाँव पेश कर रहे हैं, अभी दृश्य बदलेगा और आप भी इसका आनंद ले। हम आपके लिए जलपान लेकर आते हैं। मैं भी वहाँ लगी कुर्सी के बीच एक कुर्सी पर बैठ गया और मन ही मन में पढ़ने लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी डॉक्टर मेरे कुछ खाने को ले आया। मंच पर दृश्य बदला और एक कामसीन कली नाचने को आई। अब मैं भी नृत्य का दिल से आनंद लेने लगा और उसके कामों कटाक्ष में खोकर खाना पीना भूल गया। आगे महेश नृत्य देखने में एकदम मशगूल था। क्या नृत्य गाता थी और क्या उसका सौंदर्य था। नख के सीख तक परे लग रही थी उसकी टेढ़ी चितवन कटी कटाक्ष भुटुकती भिरकुटी कमान संग नजर बान उसके हृदय भेदन को तत्पर थे। अधर रसीले बिंबाफल से मधु मस्त किया जा रहे थे। महेश बार बार अपने कुर्सी से खड़ा हो जाया करता था। वो नाचने वाली की कामुक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। एक केला लेते उसे छीलकर मुंह से डालते, मुंह ऊपर की ओर करके उसे होंठों के सहारे नाचाती। ये देखकर सभी दर्शक मंत्रमुग्ध थे और महेश का भी मन आनंद में मगन हो रहा था। तब उसके आजू बाजू में बैठे व्यक्ति ने कटाक्ष किया, क्या पंडित जी फतुरिया को ही देखोगे या फिर कुछ खाओगे भी? अरे देखने दो ना पंडित जी, तो अभी जवान है, अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में आनंद लेंगे। दूसरे ने भी व्यंग मारा, अरे पंडित जी को जरा अपना चश्मा तो देना। पहले ने दूसरे से कहा, हे पंडित जी जरा इस चश्मे को लगा लो, खाना और जानना दोनों मजेदार दिखेंगे। दूसरे ने कहते हुए अपना चश्मा महेश को पहना दिया। महेश की नजर नीचे की और खाने पर गई और ये क्या कोई खाना है? प्लेट में मांस और हड्डियां, कांच के गिलास में लाल लाल खून। महेश तो घबरा गया और जैसे नजर उठाए सामने नाचने वाली तो पूरे चुड़ैल दिख रही थी। अध चला चेहरा, धूल उड़ाते हुए बाल, गले में हड्डियों के माला, होठों से चमकते हुए खून और केले की जगह पशु सावा के टांगों को खाते और नाचते हुए। इसे देखकर महेश तो चीखने चिल्लाने लगा। वो वहाँ से भागना चाहता था पर उन लोगों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर बैठा लिया। उसके आंखों पर से चश्मा उतार दिया। फिर सब कुछ सामान्य था। दोस्तों क्या महेश विवाह कर पाएगा? उसकी रात कैसी कटी? महेश के साथ आगे उन लोगों क्या करेगा? क्या महेश को जिंदा मार डालेगा? आगे क्या होगा दोस्तों कहानी में जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।